तो अब फॉर्मली चलते हैं इस थ्योरम की तरफ जिसको हम फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इंटरनेशनल ट्रेड will change the prices of factor production in both nation। तो ये थ्योरम ये स्टेट करता है कि जो फैक्टर प्रोडक्शन की प्राइसेस हैं, और मेनली हम लोगों ने इस थ्योरम को पढ़ते हुए वी टुक जस्ट टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लेबर एंड कैपिटल, which implies that due to international trade, the prices of labor, which is wage rate, and price of capital, which is interest, will change in both the countries। अब जो पहले हम लोग बात करते आए हैं उसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा कि होगा क्या। हम लोगों ने ये ज्यूम किया था नेशन वन है और एक नेशन टू है। नेशन वन जो है वो एक्स कमोडिटी बनाती है और नेशन टू जो है वो वाई कमोडिटी बनाती है। और नेशन वन के अंदर क्योंकि वो लेबर अबंडेंट कंट्री है और नेशन टू जो है वो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है। तो अब होता क्या है, अब ट्रेड होती है। ट्रेड जब होती है तो उसके रिस्पॉन्स में आपके पास जो नेशन वन है वो एक्स कमोडिटी की स्पेशलाइजेशन की तरफ जाती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो एक्स की करती है। क्यों करती है? ताकि वो इस पर्टिकुलर कमोडिटी को डोमेस्टिक मार्केट के अलावा जो दूसरी नेशन है, नेशन टू, वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सके। एट द सेम टाइम जो आपके पास नेशन टू है, क्योंकि वो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, उससे उसकी क्या कोशिश होगी कि वो जिस चीज़ की अबंडेंस है उसके पास, विच इज़ कैपिटल, उसको यूज़ करके वो वाई गुड को प्रोड्यूस करे, क्योंकि वाई गुड हम एज्यूम कर चुके हैं वो कैपिटल इंटेंसिव है। तो इस तरीके से होगा क्या, अल्टीमेटली जो नेशन वन है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक्स की प्रोडक्शन होगी। और रिमेंबर, आपके पास जो अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो फिक्स है, या आप ये कह सकते हैं कि जो लेबर है वो किसी एक नेशन के अंदर फिक्स है। अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके पास जो नेशन वन है उसके अंदर वेज रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसकी रीज़न क्या होगी, और नेशन टू के अंदर जो वेज रेट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट की भी बात करें, तो प्राइस ऑफ कैपिटल की बात करें, तो वो नेशन टू में कम होना शुरू हो जाएगा और नेशन टू में बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप ये इसमें कंक्लूड करते हैं किस तरीके से, पहले थोड़ा सा मैं मज़ीद इसको एलेबरेट करता हूँ कि जैस प्राइस जो लेबर की है वो क्यों बढ़ रही है नेशन वन के अंदर, और जो प्राइस ऑफ कैपिटल है वो क्यों बढ़ रही है नेशन टू के अंदर। तो ये अब देखें कि अगर नेशन वन एक्स गुड की प्रोडक्शन ज़्यादा करता है, तो क्योंकि लेबर आपके पास फिक्स अमाउंट में मौजूद है, तो क्या होगा, जो वाई चीज़ के अंदर लेबर काम कर रही होगी नेशन वन के अंदर। रिमेंबर, हम लोगों ने कहा था कि नेशन वन जो है वो एक्स गुड भी प्रोड्यूस करती है और वाई गुड भी प्रोड्यूस करती है। तो इन दोनों गुड्स की प्रोडक्शन के अंदर कुछ लेबर वाई गुड की प्रोडक्शन में लगी हुई है, कुछ एक्स गुड की प्रोडक्शन में लगी हुई है। लेकिन जैसे ही नेशन वन जो है एक्स चीज़ के अंदर स्पेशलाइजेशन करना चाह रही है, तो वो एक्स की प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रही है, तो उसके लिए उसको लेबर रिक्वायर्ड है। तो जो एग्जिस्टिंग लेबर है एक्स कमोडिटी के अंदर, वो तो काम कर रही है। तो अल्टीमेटली क्योंकि एक्स कमोडिटी की डिमांड बढ़ रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वो एक्सपोर्ट होनी है, तो वाई गुड्स को जो लेबर प्रोड्यूस कर रही है उसमें से कुछ लेबर निकल के एक्स गुड में जाना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे एक अजम्पशन अगर आप याद करें इस थ्योरम का, तो वहाँ पे ये बात हो रही थी कि लेबर मोबाइल है, मींस लेबर एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में इजीली जा सकती है। सो इन दैट केस, इफ लेबर इज मूविंग फ्रॉम वाई कमोडिटी टूवर्ड्स एक्स कमोडिटी, दैट मीन्स कि जो आपके पास एक्स कमोडिटी है उसकी जो लेबर की डिमांड है वो बढ़ रही है। और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, if the demand increases which means prices increases। so in response of that कि जो आपके पास एक्स
गुड की डिमांड बढ़ी है तो उसके बदले में जो लेबर डिमांड है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्स वो भी बढ़ी है। तो अल्टीमेटली आपके पास जो है वो वेज रेट बढ़ना शुरू हो गया नेशन वन के अंदर। तो इसी चीज़ को हम अप्लाई कर सकते हैं इन नेशन टू एज वेल, एग्जैक्टली द सेम बट विद रेफरेंस टू द कैपिटल, बिकॉज नेशन टू इज capital intensive country where more capital is used to produce Y commodity। और क्योंकि Y बेसिकली कैपिटल इंटेंसिव गुड है और Y जो नेशन टू है वो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वाई की प्रोडक्शन में कैपिटल यूज़ करेगा। तो वहाँ से आपके पास मूवमेंट होगी टूवर्ड्स वाई गुड कैपिटल की। और फिर वंस अगेन आपने ये भी कहा था कि आपके पास लेबर फैक्टर प्रोडक्शन जो हैं वो दोनों मोबाइल हैं बिटवीन टू गुड्स। तो लेबर एंड कैपिटल फ्रॉम वन गुड टू अनदर गुड विद इन अ नेशन इट कैन बी पॉसिबल एंड इट इज़ पॉसिबल अकॉर्डिंग टू एचओ मॉडल। तो अल्टीमेटली दोनों साइडों पे आपके पास नेशन वन में वेज रेट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और नेशन टू के अंदर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो इससे होगा क्या? इंटरनेशनल ट्रेड कीप्स एक्सपेंडिंग until relative commodity prices are completely equalized if all assumptions of the theory hold। तो अल्टीमेटली जो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम स्टेट कर रहा था वो ये था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो फैक्टर प्राइसेस हैं दोनों नेशंस की वो बराबर होती चली जाएंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। जब हमने स्टार्ट किया था एचओ मॉडल तो उसके अंदर हम लोगों ने यही कहा था कि आपके पास नेशन वन जो है वो लेबर अबंडेंट है और नेशन टू जो है वो कैपिटल अबंडेंट है। और इस वजह से लेबर नेशन वन के अंदर सस्ती होगी और नेशन टू के अंदर लेबर जो है वो थोड़ी सी महंगी होगी। अब हुआ क्या है, जब इंटरनेशनल ट्रेड हुई है तो उसके रिस्पॉन्स में नेशन वन से लेबर की जो डिमांड है या लेबर की जो वेजेस हैं वो बढ़ना शुरू हो गई हैं और वो जैसे जैसे बढ़ रही हैं वो करीब होती जा रही हैं नेशन टू के। और इसी तरीके से नेशन टू में जो है वो लेबर की डिमांड क्योंकि एक्स गुड के अंदर से निकल के कैपिटल इंटेंसिव वाली साइड पे कैपिटल की ज़्यादा डिमांड है, लेबर की डिमांड कम होती चली जा रही है। तो नेशन टू के अंदर जो ऑलरेडी स्केयर फैक्टर था, जो ऑलरेडी कम स्केयर्स फैक्टर था एक्स जहाँ पे लेबर ज़्यादा यूज़ थी, तो वहाँ पे क्या होगा, लेबर की डिमांड कम होती चली जाएगी। तो वहाँ पे प्राइसेस कम होंगी लेबर की नेशन टू के अंदर और नेशन वन के अंदर लेबर की प्राइसेस बढ़ेंगी। या अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि नेशन वन के अंदर वेज रेट बढ़ेगा जो कि कम था क्योंकि लेबर ज़्यादा थी नेशन वन के अंदर, और नेशन टू में वेज रेट जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो कम होता चला जाएगा और अल्टीमेटली वो एक ऐसे पॉइंट पे आके मिल जाएगा जहाँ पे वो बराबर हो जाएंगे। इसी वजह से इसको प्राइस इक्वलाइजेशन फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम का नाम भी दिया गया। जो इसकी स्टडी के कंक्लूडिंग पॉइंट्स थे वो यही थे कि आपके पास जब भी ट्रेड पॉसिबल होती है दो कमोडिटीज़ में और दो कंट्रीज़ में, तो आपके पास अल्टीमेटली जो फैक्टर अबंडेंस वाला फैक्टर होता था बेसिकली, या फैक्टर अबंडेंस वाला पॉइंट होता था जिसकी बेसिस पे ट्रेड होती थी, वो अल्टीमेटली जो है कन्वर्ज करता है प्राइसेस में उनकी, या फैक्टर प्राइसेस को कन्वर्ज कराता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट था फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम का।